Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So in the last class, we have started the marathon on pre-stressed concrete. उसी को continue करेंगे आगे. We'll continue with that only. Start करने से पहले basic announcements है. 20% off is available on Gate NESC subscription. The offer is valid from 11 to 14th of October. 11 से लेकर 14 अक्टूबर तक की वैलिड है ये. आप इसको अवेल कर सकते हैं. You can avail this. Then 20% off is also available on Unacademy Lite distance learning program, in which you will be getting the test series. इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे. देन कॉम्बैट के जो भी स्कॉलरशिप विनर्स हैं दे आर अवेलिंग दी स्कॉलरशिप. सो इफ यू ऑल्सो गॉट वन, अगर आपको भी स्कॉलरशिप मिली आप भी इसको अवेल कर सकते हैं. देन 14 अक्टूबर को नया बैच लॉन्च कर रहे हैं. द टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. गेट इज लेस देन 6 months अवे. इफ यू वांट टू एनहांस योर प्रिपरेशन, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एट अ मिनिमल कॉस्ट. 14 को एक और बैच लॉन्च हो रहा है. आई विल बी स्टार्टिंग दैट टॉपिक. कल ही स्टार्ट हो रहा है ये, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट. तो हम बात कर रहे थे प्री स्ट्रेसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फिर टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है. टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग में लास्ट पार्ट छूटा हुआ था हमारा. लास्ट पार्ट छूटा हुआ था, वो था हमारा टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, कि कब प्री स्ट्रेसिंग हो रही है. दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. इसी को कंटिन्यू करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, इट इज फर्दर बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग. नाम में लिखा हुआ है प्री टेंशनिंग. आपने टेंशनिंग पहले ही कर दी, यानी कॉन्क्रीटिंग से पहले ही टेंशनिंग कर दी, तो नाम क्या रखा, प्री टेंशनिंग. अगर आपने टेंशनिंग कॉन्क्रीटिंग के बाद करी, नाम क्या रखा, पोस्ट टेंशनिंग. इट विल बी टर्म्ड एज पोस्ट टेंशनिंग. ये तो बेसिक डिफरेंस है, बाकी टेक्निकली डिटेल में आगे देखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ टेंशन इज अप्लाइड टू द टेंडेंस बिफोर द कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट. अगर आपने टेंशन को अप्लाई किया टेंडेंस के ऊपर, टेंडेंस मतलब वायर्स के ऊपर या बार्स के ऊपर, बिफोर द कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट, इट विल बी टर्म्ड एज प्री टेंशनिंग. करते क्या इसके अंदर, the pre-compression is transmitted from the steel to the concrete in this through the bond between steel and concrete. यहाँ पर जो प्री कंप्रेशन है वो ट्रांसमिट होता है स्टील से कंक्रीट में. किसकी मदद से, बॉन्ड की मदद से. किसके बीच में बॉन्ड होता है, स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड होता है. ओवर दी ट्रांसमिशन लेंथ नियर दी एंड. तो एंड पे जो ट्रांसमिशन लेंथ है वहीं से ये बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा होता है, वहीं से ये प्री कंप्रेशन ट्रांसफर हो रही होती है. नेक्स्ट, मोल्ड्स आर केप्ट ऑन द कास्टिंग बेड. मोल्ड को रख देते हैं कास्टिंग बेड के ऊपर और वायर्स को इंसर्ट करते हैं थ्रू दी मोल्ड्स, एंड द वायर्स आर इंसर्टेड थ्रू दी मोल्ड्स. फिर वायर्स आर फिक्स्ड एट द पोजीशन एंड टेंशन फ्रॉम द एंड्स. वायर को फिक्स करते हैं पोजीशन में और टेंशनिंग कर देते हैं एंड से. फिर कंक्रीट की कास्टिंग की जाती है मोल्ड्स के अंदर. कंक्रीट की कास्टिंग की जाती है. वायर इज केप्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंक्रीट. वायर को डायरेक्टली कंक्रीट के कांटेक्ट में रखा जाता है. देन कंक्रीट इज अलाउड टू गेट सफिशिएंट स्ट्रेंथ. कंक्रीट को हम अलाउ करते हैं ताकि सफिशिएंट स्ट्रेंथ अटेन कर ले. जब ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है उसके बाद हम इसको कट कर देते हैं. सो नाउ दी वायर्स आर कट एट द एंड ऑफ द ईच मोल्ड. जैसे आप वायर को कट कर लोगे, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या हो जाती है, जैसे ही आप वायर्स को कट कर लोगे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है. प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड बाय द फ्रॉम द टेंडेंट्स ओवर द कंक्रीट. तो हमारे जो टेंडेंट्स हैं वहां से कंक्रीट के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है. अब इस मेथड को हम बोलते क्या है, दिस मेथड इज टर्म्ड एज लॉन्ग लाइन और हॉयर्स मेथड. इस मेथड को हम टेक्निकली बोलते हैं लॉन्ग लाइन मेथड और हॉयर्स मेथड. दोनों में कोई सा भी नाम दे सकते हो. सो मे बी टर्म्ड एज लॉन्ग लाइन मेथड, मे बी टर्म्ड एज हॉयर्स मेथड. क्लियर चीज. चलें आगे. शैल वी कंटिन्यू. अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं, इसको जनरली यूज करते हैं छोटे रेपिटेटिव काम के लिए, जैसे रेलवे स्लीपर हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, पाइल्स हो गए, वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है. इट कैन बी यूज देयर. तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग निकल के आ गई. तो ये आपने टेंशनिंग कब करी उस बिहाफ पे है. अब पीछे जो मैंने आपको अलग अलग स्टेप्स बताए वो पॉइंट के फॉर्म में भी मेंशन किए जा सकते हैं. सो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्री टेंशनिंग. कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्वड है प्री टेंशनिंग के अंदर. पहला, एंकरिंग ऑफ द टेंडेंट्स अगेंस्ट द एंड सपोर्ट. सो एंकरिंग ऑफ द टेंडेंट्स अगेंस्ट द एंड सपोर्ट. जो एंड सपोर्ट है उसके अगेंस्ट आपने टेंडेंट्स की एंकरिंग कर दी. देन प्लेसिंग ऑफ अ जैक. आपने जैक को प्लेस किया. देन अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडेंट्स. आपने टेंशन को अप्लाई किया टू द टेंडेंट्स. फिर आपने कंक्रीट की कास्टिंग करी और फाइनली टेंडेंट्स को कट कर दिया. क्लियर है. चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है,
Here no anchoring devices are required but pre-stress bed is required. कोई anchoring device की requirement नहीं होती है पर pre-stress bed required होते हैं. And there is a waiting period in this case for pre-stress bed to be reused. यहाँ पे waiting period होगा ताकि आप pre-stress bed को दोबारा use कर पाओ. Clear है चीज? Repeat करना है इसमें से कुछ भी? चले आगे. चलो, तो ये तो वेरियस स्टेप्स आ गए हमारे प्री टेंशनिंग के अंदर. तो सवाल भी आ गया. In pre-tensioning method, tension in concrete is induced directly by the external force. So in pre-tensioning method, tension in concrete is induced directly by the external force. So tension in concrete is induced directly by the external force. Tension is induced in the tendons before concreting. ठीक है, सही बात है. Concrete continues to be in tension after pre-stressing. So concrete continues to be in tension after pre-stressing. Continues to be in tension after pre-stressing. नहीं, pre-stressing के बाद concrete में काहे टेंशन होगी? तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन ही सही है. The only option correct is 2. Next point of reference. Which one of the following method is employed to manufacture the pre-stressed concrete sleepers for the railway? अभी डिस्कस किया हमने प्री टेंशनिंग. रेलवे स्लीपर के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्री टेंशनिंग मेथड यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज पोस्ट टेंशनिंग. अब क्या है पोस्ट टेंशनिंग? इफ द टेंशन इज अप्लाइड टू द टेंडेंस आफ्टर द हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट. अगर आपने टेंशन अप्लाई किया टेंडेंस के ऊपर कंक्रीट के हार्डर होने के बाद, इसको हम क्या बोल देते हैं? पोस्ट टेंशनिंग बोल देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. Here pre-compressive forces in this case are transmitted by bearing. यहाँ पे जो pre-compressive forces हैं इस केस के अंदर वो ट्रांसमिट होते हैं कैसे? बेयरिंग से. So here the pre-compressive forces in this case are being transmitted by the bearing. चलो ठीक है. Concrete is casted in the desired shape and size. यहाँ पे हम concrete को cast कर देते हैं desired shape और size में. With the duct inside the member at the desired location. Duct रखी जाती है member के अंदर desired location पे. जो डक्ट होती है इट मे बी ऑफ पीवीसी, इट मे बी ऑफ स्टील, एज इट इज फ्लेक्सिबल, सो इट कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी शेप. पीवीसी और स्टील के होते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं. देन कंक्रीट इज अलाउड टू गेट द सफिशिएंट स्ट्रेंथ. नाउ द केबल्स आर प्रोवाइडेड इन द डक्ट्स एंड टेंशन फ्रॉम द एंड्स. जो आपने डक्ट प्रोवाइड कर रखी है उसके अंदर हम केबल देते हैं और उसकी बाद में क्या कर देते हैं? टेंशनिंग कर देते हैं फ्रॉम द एंड्स. इसमें नोट क्या मेंशन किया हुआ है? नोट ये बोल रहा है केबल्स कैन बी प्रोवाइडेड आइदर बिफोर और आफ्टर द कंक्रीटिंग. जो केबल्स हैं इट कैन बी प्रोवाइडेड आइदर बिफोर और आफ्टर द कंक्रीटिंग. केबल को आप कंक्रीटिंग से पहले भी प्रोवाइड कर सकते हो, केबल को आप कंक्रीटिंग के बाद भी प्रोवाइड कर सकते हो. दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है. क्लियर है? टेंशनिंग इज डन आइदर फ्रॉम वन एंड और फ्रॉम बोथ द एंड्स. टेंशनिंग आप एक एंड से भी कर सकते हो और दोनों एंड से भी कर सकते हो. ये ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास. आफ्टर टेंशनिंग केबल्स आर एंकर्ड बाय एनी सूटेबल मैकेनिज्म. जब टेंशनिंग हो जाती है इसके बाद हमें केबल्स की एंकरिंग करनी पड़ती है और एंकरिंग करने के लिए आप कोई सा भी मैकेनिज्म यूज कर सकते हो. So after tensioning, cables are anchored by any of the suitable mechanism. तो बहुत सारे मैकेनिज्म अवेलेबल होते हैं. There are several mechanisms which are available. तो ली मैकॉल सिस्टम है, मैग्नल बैटन सिस्टम है, गिफॉर्ड डुडाल सिस्टम है, फ्रेसिनाइट सिस्टम है. So there are several methods which are available. तो पिछले वाले केस में क्या था? In the previous case, what was the mechanism involved? In the previous case, no anchoring device was required. तो यहाँ पे एंकरिंग की जाती है बाय एनी ऑफ द सूटेबल मैकेनिज्म. तो कोई से भी सूटेबल मैकेनिज्म से एंकरिंग की जा सकती है यहाँ पे.
नोट कर लिया सबने? चले? चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आफ्टर एंकरिंग केबल्स आर कट एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड ऑन द मेंबर। एंकरिंग करने के बाद केबल्स को कट कर देते हैं और जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है उसको ट्रांसफर कर देते हैं मेंबर के ऊपर। क्लियर है? सो आफ्टर एंकरिंग केबल्स आर कट एंड द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड ऑन द मेंबर। तो वही सेम कहानी है। जो रिमेनिंग स्पेस है हमारे डक्ट के बीच में और केबल के बीच में, द रिमेनिंग स्पेस बिटवीन द डक्ट एंड द केबल इज फिल्ड विद द मोटार ऑफ वेरी हाई वर्केबिलिटी। जो बची हुई स्पेस है हमारे केबल और डक्ट के बीच में, उसको हम भर देते हैं मोटार से, जिसकी वर्केबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। इन दिस केस इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज बाउंडेड प्री स्ट्रेसिंग। तो अगर जो रिमेनिंग स्पेस है हमारे डक्ट और केबल के बीच में, केबल बोल दो, टेंडेंट बोल दो, वायर बोल दो, अगर आपने उसको फिल कर दिया मोटार की मदद से जिसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, उसको हम टेक्निकली बोल देंगे बाउंडेड प्री स्ट्रेसिंग। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट, इट इज सुटेबल फॉर हैवी कास्ट इन सीटू मेंबर्स ऑफ ब्रिज गर्डर्स। इट इज सुटेबल फॉर हैवी कास्ट इन सीटू मेंबर्स ऑफ ब्रिज गर्डर्स। ये सुटेबल होता है जो हैवी कास्ट इन सीटू मेंबर होते हैं ब्रिज गर्डर्स के उसमें। द वेटिंग पीरियड इन दिस केस इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। जो वेटिंग पीरियड होता है इस केस में वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ट्रांसफर ऑफ द प्री स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लेंथ। यहाँ पे जो प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर है वो इंडिपेंडेंट है ट्रांसमिशन लेंथ का। सो हियर ट्रांसफर ऑफ द प्री स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टलियर देन प्री टेंशनिंग। ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली होता है प्री टेंशनिंग से, एज इट रिक्वायर्स एंकरेज एंड ग्राउटिंग डिवाइसेस। इसमें एंकरेज और ग्राउटिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हैवी ब्रिजेस हैं तब इसको यूज कर लेते हैं, रिपीटेटिव वर्क है तब पीछे वाले को यूज कर लेते हैं। देन इट इज बीइंग यूज्ड इन द प्रीवियस केस। क्लियर है? In a pre-stressed concrete, the tensioning system may be classified into, pre-stressed concrete में जो tensioning system है classified है किसके अंदर, प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, तो दो में क्लासिफाइड है। नोट कर लो फटाफट, चले आगे। चलो,
देखिए अभी हमारे सिस्टम ऑफ पोस्ट टेंशनिंग है. देयर आर सेवरल सिस्टम्स ऑफ द पोस्ट टेंशनिंग व्हिच आर अवेलेबल. तो एक फ्रेसिनेट है, गिफर्ड उडाल है, ली मैकॉल है, मैग्नल बैटन है. अब इसमें टेबल बना के सबके बीच की डिफरेंसेस आपको बता रखी है. इसमें टेबल बता के सबके बीच की डिफरेंसेस आपको बता रखी है. क्या क्या है? फर्स्ट, टाइप ऑफ टेंडेंस, कैसे टेंडेंस इसमें यूज किए जाते हैं. वायर एंड स्ट्रैंड्स, फिर वायर्स, फिर बार्स एंड देन वायर्स. तो फ्रेसनेट सिस्टम के अंदर वायर और स्ट्रैंड यूज की जाती है. गिफोर्ड उडाल के अंदर हम वायर्स यूज करते हैं. ली मैकॉल के अंदर हम बार्स यूज करते हैं. वी टेक दी हेल्प ऑफ दी बार्स. मैग्नल बैटन के अंदर वायर्स यूज की जाती है 8. नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फोर्स. नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फोर्स, कितना रेंज ऑफ फोर्स अवेलेबल है हमारे पास. पहले में केस में मीडियम टू लार्ज, तो फ्रेसनेट सिस्टम के अंदर मीडियम टू लार्ज. ग्रिफर्ड उडाल्स के अंदर स्मॉल टू मीडियम. ली मैकॉल के अंदर स्मॉल टू लार्ज. मैग्नल ब्लैटन के अंदर स्मॉल टू लार्ज. तो ये रेंज ऑफ फोर्स भी आपको ध्यान रखना है, कितना फोर्स ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अच्छा, केबल डक्ट कैसी है? फ्रेसनेट के अंदर सर्कुलर, ग्रिफर्ड उडाल के अंदर सर्कुलर, ली मैकॉल के अंदर सर्कुलर, मैग्नल ब्लैटन के अंदर रेक्टेंगुलर. तो जो चीज़ डिफरेंट है वो पूछ लेगा आपसे. जो चीज़ डिफरेंट है वो पूछ लेगा आपसे. देन टाइप ऑफ एंकर, किस तरह का एंकर है. फ्रेसनाइट के अंदर कोनिकल, देन ग्रिफर्ड उडाल के अंदर स्प्लिट कोनिकल, ली मैकॉल के अंदर नट एंड बोल्ट एक्शन, मैग्नल ब्लैटन के अंदर वेज सिस्टम. तो ये टेबल भी अगर आपने ध्यान रखी तो एक सवाल तो आपका डायरेक्टली बन जाएगा इसके अंदर. वन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड डायरेक्टली. क्लियर है? चलो, इन केस ऑफ मैग्नल बैटन सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ईच सैंडविच प्लेट कैन जनरली एंकर. ये देखो पीछे बताया था कितनी वायर्स लगी होती हैं. 8 वायर्स लगी होती हैं. So in case of Magnell Batten system of pre-stressing, each sandwich plate can generally anchor 8 wires. तो ये 8 वायर को एंकर कर सकती है. So generally anchor 8 wires. Match list 1 post tensioning system, list 2 arrangement of the tendons in the duct and select the answer using the code given below the list. ठीक है चलो. Freycinet system, single bar, Griffith Udall wires evenly spaced for perforated spacer. Lee McCall horizontal row of 4 wires spaced by the metal grill. Magnell Batten wires placed by helical wire core and the annular space. तो फ्रेसिनाइट में तो आ गया ये वायर स्पेस बाय द हेलिकल वायर कोर इन द एनुलर स्पेस. देन ग्रिफर्ड उडाल के अंदर वायर्स आर इवनली स्पेस्ड बाय परफोरेटेड स्पेसर. देन ली मैकॉल सिस्टम में सिंगल बार यूज होता है. पीछे बताया था देखो, ली मैकॉल में बार यूज होती है तो सिंगल बार यूज होता है. देन मैग्नल बैटन के अंदर क्या बच गया? ये बच गया horizontal row of 4 wires spaced by the metal grills. तो अब देख लो आंसर कौन सा निकल के आ रहा है. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. फॉर प्री स्ट्रेसिंग हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड कंक्रीट इज रिक्वायर्ड एज. अब आपको बेसिक जानकारी दी है. बेसिक इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. क्या बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है? सो फॉर प्री स्ट्रेसिंग हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड कंक्रीट इज रिक्वायर्ड. अब क्या क्या प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको बता रखी है. वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है. देखते हैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज. पहली, इन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट देयर आर लॉसेज ऑन द अकाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्ट. प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के अंदर लॉसेज होते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट की वजह से. फॉर एग्जांपल इलास्टिक शॉर्टनिंग हो जाती है,
फ्रिक्शन लॉस हो जाता है, एंकरेज लॉस हो जाता है, लॉन्ग टर्म लॉस भी होते हैं इसकी वजह से, क्रीप की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, रिलैक्सेशन ऑफ सील की वजह से। तो जब भी आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट की एनालिसिस करोगे इसमें लॉसेस होंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट की वजह से भी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से, दोनों ही इन्वॉल्व है। Now, due to all these effects, the total loss of the strain in steel is approximately 8 into 10 raised power minus 4. इन सारे इफेक्ट्स की वजह से जो टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेन है वो अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 है, जिसकी वजह से कितना स्ट्रेस में लॉस आ जाता है, मल्टीप्लाई कर दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। तो इस स्ट्रेन को मल्टीप्लाई किया ई एस से, जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज़ पावर 5, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 रेज़ पावर 5। वैल्यू निकल के आ गई 168 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 160 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का स्ट्रेस तो लॉस ही हो जाता है, 160 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का स्ट्रेस तो हमारा लॉस ही हो जाता है। Hence, if conventional steel is used, अगर आपने conventional steel यूज किया Fe250, Fe415, Fe500, मैक्सिमम स्ट्रेस तो लॉस ही हो जाएगा 160 न्यूटन पर एम स्क्वायर का। इन दिस केस हमें प्री स्ट्रेस कितना चाहिए होता है, प्री स्ट्रेस चाहिए होता है अराउंड 1200 2000 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इन विच द लॉसेज आर इन द ऑर्डर ऑफ 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जिसमें लॉसेज अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिल जाएगा, 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर के आसपास मिल जाएगा। तो प्री स्ट्रेसिंग के अंदर क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो स्टील की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले की होती है। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस टू टेंशन, शेयर बॉन्ड एंड बेयरिंग। तो आपको हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट भी चाहिए होगा, हाई स्ट्रेंथ की स्टील भी चाहिए होगी, दोनों की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, next point says, in case of pre-tensioned member, tensile stress in steel of very high magnitude should be transferred to the concrete as pre-stress through bonding. क्योंकि प्री टेंशन मेंबर के अंदर आपने स्टील यूज किया जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेस का ट्रांसफर भी जो होता है कंक्रीट के अंदर ये बॉन्डिंग के थ्रू होता है। ये जो स्ट्रेस का ट्रांसफर भी होता है हमारे कंक्रीट के अंदर, इट टेक्स प्लेस थ्रू बॉन्डिंग ओनली। तो इट टेक प्लेस थ्रू बॉन्डिंग, तो वो बात भी समझ में आ जाती है, दैट पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। इसलिए आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील भी यूज करना पड़ेगा, आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी यूज करना पड़ेगा, सो बोथ कैन बी यूज्ड, तो दोनों की यूटिलाइजेशन होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर इट इज ट्रांसफर्ड बाय बेयरिंग। अगर हमारा पोस्ट टेंशन मेंबर है इसको हम ट्रांसफर करा देते हैं किससे, बेयरिंग से। सो इन केस ऑफ द पोस्ट टेंशन मेंबर इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द बेयरिंग। प्री टेंशन है तो बॉन्ड के थ्रू, पोस्ट टेंशन है तो बेयरिंग के थ्रू। नेक्स्ट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज लेस लायबल टू श्रिंक। अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हो उसमें श्रिंकेज कंपैरेटिवली कम होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और स्मॉलर क्रीप स्ट्रेन होता है। तो जो क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो भी कंपैरेटिवली कम निकल के आ जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन द स्टील इज रिड्यूस्ड। तो जो लॉस होता है प्री स्ट्रेस का वो कंपैरेटिवली कम निकल के आ जाता है। इसकी कैलकुलेशन अभी मैं आपको आगे करके बताऊंगा, इसकी कैलकुलेशन अभी हम आगे करके देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अगर आपने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज किया, इससे जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन होती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट की वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। हेंस इट आल्सो रिड्यूसेस द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यूनिट वेट कंक्रीट का तो सेम है रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड। तो अगर आपने हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज किया और अगर आपकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन रिड्यूस हो गई तो उससे क्या होगा, वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, सो इट रिड्यूस द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर आल्सो। क्लियर है? नेक्स्ट, एज पर IS 1343 2012, मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट विच इज रिक्वायर्ड प्री टेंशनिंग के लिए M40, पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30। क्लियर है? वैल्यू ध्यान रखना दोनों की, दोनों पूछेगा सवाल।
चले, ये हमारे कंक्रीट की रिक्वायरमेंट और स्टील की रिक्वायरमेंट निकल के आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इन अ प्री-स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज, अगर प्री-स्ट्रेस मेंबर है it is advisable to use low strength concrete, high strength concrete, high strength concrete and high tension steel, high strength concrete and low tension steel. So we'll be using high strength concrete and high tension steel, दोनों यूज कर लेंगे। तो प्री स्ट्रेस मेंबर के अंदर इट इज एडवाइजेबल टू यूज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंशन स्टील। तो पीछे डिस्कस किया था हमने। सवाल डाल दिया, चलो। Which one of the following statement is correct? M40 concrete is preferred to M20 concrete for pre-stressed concrete. अच्छा, M40 concrete यूज करते हैं M20 की जगह, क्यों? Overcoming the bursting stresses at the end, avoid brittle failure of the concrete, eliminate the effect of shrinkage, नहीं होगा। economize the use of cement, नहीं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? ज़्यादा होती है। बेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो विल ओवरकम द बर्स्टिंग स्ट्रेसेस एट द एंड, तो जो बर्स्टिंग स्ट्रेस है वो ओवरकम हो जाएगा एंड पे आके। नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्या क्या एडवांटेज है हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट का? सो एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पहला, सेक्शन रिमेन अनक्रैक्ड, कहीं टेंशन नहीं आती तो सेक्शन में क्रैकिंग डेवलप नहीं होती, इसलिए ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टील इंक्रीज, स्टील की ड्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टील इंक्रीजेज इन दिस केस। चलो ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट, फुल सेक्शन ऑफ द कंक्रीट इज यूटिलाइज्ड। पूरे सेक्शन में कंप्रेशन है तो उसका मतलब क्या हुआ? पूरा सेक्शन यूटिलाइज हो जाता है। तो फुल सेक्शन ऑफ द कंक्रीट इज यूटिलाइज्ड, तो हम कंक्रीट का पूरा सेक्शन यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट, शेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, जो शेयर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। देन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस अंडर डायनेमिक एंड फटीग लोडिंग, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है डायनेमिक और फटीग लोडिंग के अंदर। नेक्स्ट, हाई स्पैन टू डेप्थ रेशियो इज पॉसिबल, तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल के आ जाता है इसके अंदर। तो हाई स्पैन टू डेप्थ रेशियो इज पॉसिबल, जैसे एल बाई डी का रेशियो 40 से लेकर 45 के बीच में। तो ये एडवांटेज निकल के आता है। ड्रॉबैक भी निकल के आती है, प्री स्ट्रेसिंग नीड्स स्किल्ड टेक्नोलॉजी, हर कोई नहीं कर सकता, तो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है। यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज कॉस्टली, ऑब्वियसली प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन देयर इज एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कॉस्ट अलग से निकल के आती है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। इट कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। तो क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो कुछ एडवांटेज भी है, कुछ ड्रॉबैक भी है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अब एनालिसिस करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट की। तो एनालिसिस ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैन बी डन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जो एनालिसिस है हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट की वो हम करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। पर जो इसकी डिज़ाइन है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों। तो एनालिसिस यानी न्यूट्रल एक्सिस निकालना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, वो आप करोगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। पर जो डिज़ाइन है वो आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी कर सकते हो और लिमिट स्टेट मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर है? अब क्या है इसकी एनालिसिस? इसके एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस को स्टार्ट किया,
एनालिसिस को स्टार्ट किया, assumptions आई बीच में। अब क्या assumptions हैं इसके अंदर? What are the assumptions? पहला, कंक्रीट इज अज्यूम टू बी होमोजीनियस एंड इलास्टिक। कंक्रीट को हम ये मान के चलते हैं वो होमोजीनियस है और वो इलास्टिक है। नेक्स्ट, फॉर बोथ स्टील एंड कंक्रीट हुक्स लॉ इज वैलिड इन वर्किंग स्ट्रेस रेंज। हुक्स लॉ वैलिड है हमारी वर्किंग स्ट्रेस रेंज के अंदर। नेक्स्ट, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जो प्लेन सेक्शन है वो बेंडिंग से पहले भी प्लेन रहेगा और बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा। तो assumption है, this is our assumption. The plane section before bending will remain plane after bending also. Then stress in pre-stressing cable does not change along the length of the cable. तुम्हारी जो लेंथ है केबल की उसके अलॉन्ग जो स्ट्रेस है प्री स्ट्रेसिंग केबल के अंदर वो चेंज नहीं होता। तो स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेसिंग केबल डज नॉट चेंज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केबल। हम उसको क्या मान के चलेंगे? सेम मान के चलेंगे। विल अज्यूम इट टू बी सेम। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेसिंग केबल ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग इज नेग्लेक्टेड। तो जो प्री स्ट्रेसिंग केबल है, जब आपने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया उसकी वजह से इस केबल के अंदर जो वेरिएशन आई है स्ट्रेस की उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट विल बी नेग्लेक्टेड। क्लियर है? चले, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डायग्राम दिखाया आपको। आपको प्री स्ट्रेसिंग भी करके दिखा रखी है। प्री स्ट्रेसिंग इज आल्सो बीइंग शोन टू यू। बीम दिखा रखी है, फिर बीम के अंदर आपको बेंडिंग भी दिखा रखी है। इन बीम बेंडिंग इज आल्सो बीइंग शोन टू यू। चलो बीम के अंदर बेंडिंग भी शो करके दे दिया आपको। अब चेक करते हैं क्या चेक करते हैं? चेंज इन द लेंथ ऑफ द प्री स्ट्रेस केबल। अब जो चेंज इन लेंथ है वो कैसे निकालते हैं? हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड? जो हमारी केबल है उसकी एसेंट्रिसिटी आपको शो कर रखी है। तो ऊपर वाली केबल में कंप्रेशन हुई है, नीचे वाली केबल में एक्सपेंशन हुई है। तो ऊपर वाली केबल में कंप्रेशन हुई है, नीचे वाली केबल में एक्सपेंशन हुई है। तो प्री स्ट्रेस की वजह से चेंज इन लेंथ कितना आया? प्री स्ट्रेस की वजह से चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। बिकॉज ऑफ प्री स्ट्रेस चेंज इन लेंथ कैन बी कंप्यूटेड। अगर ये ई है, इफ दिस इज ई, इफ दिस इज इक्वल टू ई, दोनों की वैल्यू E1 E2 की वैल्यू E रख दी, और ये अगर हमारा एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो जो चेंज आया लेंथ के अंदर वो कितना आया? 2E थीटा। ये अगर चेंज इन लेंथ है तो स्ट्रेन निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ 2E थीटा बाय एल। तो चेंज इन स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ। तो पहले तो मैंने क्या निकाला? चेंज निकाला किसके अंदर? लेंथ ऑफ प्री स्ट्रेस के अंदर। तो फर्स्ट वी हैव फाउंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द प्री स्ट्रेस। फिर हमने निकाला चेंज इन स्ट्रेन, फिर हमने निकाला चेंज इन स्ट्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? Here the analysis of the pre-stress means calculation of the stress in the member due to the combined effect of the pre-stress force and external loading. जब अगर मैं ये बोलूँ मुझे एनालिसिस करनी है प्री स्ट्रेस की, इसका मतलब क्या हुआ? आपको कंबाइंड इफेक्ट निकालना है प्री स्ट्रेस फोर्स का और एक्सटर्नल लोड का, एंड ऑल्सो टू इंश्योर दैट दी स्ट्रेसेस आर विद इन द परमिसिबल लिमिट। और आपको उसका ध्यान रखना है कि आपके जो स्ट्रेसेस है वो किसके अंदर रहे? परमिसिबल लिमिट के अंदर ही रहे। So here the analysis of the pre-stress means what? Here the analysis of the pre-stress means calculation of the stress in the member due to combined effect of pre-stress force and external load. Clear है चीज?
क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है अप्रोचेस टू एनालाइज द प्री स्ट्रेस मेंबर। कौन कौन से अप्रोच अवेलेबल है हमारे पास प्री स्ट्रेस मेंबर को एनालाइज करने के लिए? देयर आर सेवरल अप्रोचेस विच आर अवेलेबल। एक है स्ट्रेस कंसेप्ट, दूसरा है हमारे पास लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, तीसरा है हमारे पास पी लाइन और सी लाइन और थ्रस्ट लाइन कंसेप्ट। कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एनी वन। सो फर्स्ट ऑफ द अप्रोच विच इज अवेलेबल, पहली अप्रोच जो अवेलेबल है, तो पहली अप्रोच जो अवेलेबल है हमारे पास वो है स्ट्रेस कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ द अप्रोच विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज स्ट्रेस कंसेप्ट। तो पहले बात करते हैं स्ट्रेस कंसेप्ट की। अब क्या होता है इस अप्रोच के अंदर? सो इन दिस अप्रोच द स्ट्रेस एट द एक्सटर्नल फाइबर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शंस आर कैलकुलेटेड ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल लोडिंग। सो इन दिस केस व्हाट वी डू, इस अप्रोच के अंदर जो स्ट्रेस होती है एक्सटर्नल फाइबर्स के अंदर वो हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल लोडिंग। नाउ जनरली द केबल प्रोफाइल इज प्लेस्ड एट सम एसेंट्रिसिटी। जो हमारी केबल प्रोफाइल है उसको हम रखते हैं कुछ एसेंट्रिसिटी पे, which offers the advantage of reducing or balancing the external movement। तो इस अप्रोच में हम करेंगे क्या, इस अप्रोच में हम एक्सटर्नल फाइबर्स पे स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर लेंगे बिकॉज ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल लोडिंग। फिर क्या होता है, केबल प्रोफाइल को रखा जाता है किसी एसेंट्रिसिटी पे। तो केबल प्रोफाइल इज प्लेस्ड एट सम एसेंट्रिसिटी which offers the advantage of reducing or balancing the external movement। जो हेल्प करती है क्या करने में, जो हेल्प करती है एक्सटर्नल मूवमेंट को रिड्यूस और बैलेंस करने के अंदर। Alternatively, by using a pre-stressing cable at some eccentricity, the amount of pre-stressing force is introduced। दूसरा तरीका क्या है स्ट्रेस कंसेप्ट के अंदर, हम प्री स्ट्रेस केबल को किसी एसेंट्रिसिटी पे रखते हैं और उसमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को इंड्यूस कर देते हैं, उसमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को इंड्यूस कर देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर चीज? इफ वी यूज द एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग to counter the tension developed due to external load, the magnitude of the actual pre-stress force will be more। जिसमें एक और कंसेप्ट है, अगर आपने एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग करी तो जो प्री स्ट्रेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी टेंशन को ओवरकम करने के लिए वो ज़्यादा निकल के आएगी। इसीलिए जो हमारा प्री स्ट्रेस फोर्स है उसको हम किसी पर्टिकुलर एसेंट्रिसिटी पे रखते हैं, हैंस इट इज प्लेस्ड एट सम एसेंट्रिसिटी। अब पीछे मैंने बहुत सारे टर्म्स यूज किए थे, वायर यूज कर लिया था, स्ट्रैंड यूज कर लिया था, टेंडन यूज कर लिया था, टेंडन है, टेंडम नहीं है, और केबल यूज कर ली थी। ये सब सेम चीजें हैं, फर्क होता है इसमें डायमीटर का। द ओनली डिफरेंस लाइज इन दियर डायमीटर। तो वो डायमीटर के ऑर्डर में इनको अरेंज भी करके दे दिया आपको। सो डायमीटर ऑफ द वायर, so diameter of the wire is less than strand, is less than tendon, is less than cable। क्लियर है चीज? क्लियर है? तो ये हमारी आ गई पहली चीज। तो पहली चीज आ गई कॉन्सेंट्रिकली प्लेस्ड केबल। द फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रिकली प्लेस्ड केबल। आपने केबल को सेंटर में लगा रखा है। सो ये इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है, इसी का मैंने क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया, इसी का क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया। तो क्रॉस सेक्शन काट के दिखा दिया। अब क्रॉस सेक्शन काट के दिखाने के फोर्सेस तरीके हैं। क्या फोर्सेस के तरीके चेक करो। फोर्स लगा रखा है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, कॉन्सेंट्रिकली प्लेस है तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिखा दिया आपको, चलो ठीक है। फिर मूवमेंट दिखाया डेड लोड की वजह से, मूवमेंट दिखाया लाइव लोड की वजह से। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो मूवमेंट इज ड्यू टू आइदर डेड लोड और लाइव लोड। ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस निकल के आया बिकॉज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी बाय, और आपके जो बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आया वो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से निकल के आया। जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से निकल के आया। ऊपर कंप्रेसिव है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल है। क्लियर? तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल। अब तीनों को जोड़ दोगे क्या मिल जाएंगे आपको?
रिजल्टेंट स्ट्रेस मिल जाएंगे। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर टॉप फाइबर पे निकालो, कंप्रेसिव स्ट्रेस P बाय A, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड Y T, टॉप फाइबर I, मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड Y T बाय I, Y मतलब डिस्टेंस ऑफ द टॉप फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? चलो, देन स्ट्रेस एट द बॉटम फाइबर, बॉटम फाइबर पे स्ट्रेस निकालना है, P बाय A कंप्रेसिव है, नीचे बाकी दोनों मोमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमारे टेंसाइल है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ गए। तो उसमें प्री हमारी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एम डी एम एल मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड है, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वाई टी वाई बी डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप फाइबर बॉटम फाइबर है, ई मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ केबल है। तो सारे पैरामीटर्स का मतलब पता है। अब केबल आपने प्लेस करी है एट अ कांस्टेंट एसेंट्रिसिटी, चेक करो। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं सेक्शन के क्रॉस, तो फोर्स लग रहा है पी, डेड लोड लाइव लोड की वजह से मूवमेंट लगा है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से भी मूवमेंट आया पीई अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, स्ट्रेस डायग्राम बनाया, डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पी बाई ए, देन जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है इसकी वजह से कंप्रेशन नीचे टेंशन ऊपर है, तो आ गए एडिशनल कंप्रेशन नीचे, डेड लोड लाइव लोड की वजह से कंप्रेशन ऊपर है टेंशन नीचे, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालोगे चारों को जोड़ दोगे, पी बाय कंप्रेशन टॉप पे, जो हमारी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है इसकी वजह से टेंशन है ऊपर, और बाकी जो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड है इसकी वजह से कंप्रेशन है ऊपर, जस्ट अपोजिट आपको नीचे मिल जाएगा। नोट करो फटाफट से। क्लियर है? चलो देखो, नोट मेंशन किया हुआ है, अकाउंटिंग ऑफ एरिया ऑफ केबल इन प्री स्ट्रेस। अब क्या है, इन कैलकुलेटिंग द एरिया सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द प्री स्ट्रेसिंग केबल शैल बी अकाउंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। जब भी आप एरिया निकालोगे, सेंट्रॉइड निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे क्रॉस सेक्शन का, प्री स्ट्रेसिंग केबल शैल बी अकाउंटेड इनटू द फॉलोइंग मैनर। पहला, in case of pre-tensioned member where pre-stressing cables are of small area, the modular ratio shall be adopted for calculating the centroid and moment of inertia। pre-tensioned member के अंदर जहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग केबल स्मॉल एरिया की होती है, प्री टेंशन मेंबर के अंदर जहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग केबल स्मॉल एरिया की होती है, मॉडुलर रेशियो शैल बी अडॉप्टेड, आप मॉडुलर रेशियो को अडॉप्ट कर सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग द सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर चीज? नेक्स्ट, in case of post tension member the modular ratio concept is used for bounded cable only, पीछे बता दी bounded cable only, and for unbounded cable जो डट का एरिया उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर मॉडुलर रेशियो कंसेप्ट यूज करोगे आप बाउंडेड केबल के लिए, और जो अनबाउंडेड केबल है उसके लिए डट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
क्लियर है? चलो अभी मॉडुलर रेशियो कंसेप्ट क्या है उसको देख लेते हैं. व्हाट इज मॉडुलर रेशियो कंसेप्ट दैट कैन बी रेफर्ड. सो टोटल लोड अगर मैं लिखूं, टोटल लोड कौन कैरी कर रहा है? टोटल लोड इज कैरिड बाय द कंक्रीट, टोटल लोड इज कैरिड बाय द स्टील. जो हमने लोड अप्लाई किया वो या तो कंक्रीट भी कैरी कर रहा है और उसमें से कुछ पोर्शन स्टील भी कैरी कर जाएगा. So load carried by the concrete will be equal to what? Stress in concrete into area of concrete. So stress in concrete into area of concrete. Then stress in steel, area of the steel. दोनों में स्ट्रेन की वैल्यू सेम है. स्ट्रेन की वैल्यू सेम आई. स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन स्टील. अब स्ट्रेन बराबर है स्ट्रेस के टर्म में लिख दिया, स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. तो स्ट्रेस इन स्टील आ गया, मॉडुलर रेशियो इनटू स्ट्रेस इन कंक्रीट. जो हमारा स्ट्रेस है स्टील के अंदर उसको हमने रिप्लेस कराया यहाँ पे. तो रिप्लेस कराया, वैल्यू कितनी निकल के आई? वैल्यू निकल के आई हमारी स्ट्रेस इन कंक्रीट एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट m टाइम्स एरिया ऑफ स्टील. इसका मतलब स्टील के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा? m टाइम्स ऑफ as, यानी m टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील. तो स्टील के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट मेरा जो कंक्रीट का एरिया है वो m टाइम्स ऑफ as है. तो अगर आप स्टील को घटाओगे इसमें देखो कि स्टील भी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था ना, उसको घटाओगे तो इट विल बिकम m-1. क्लियर है? डन. चलो, सो इक्विवेलेंट एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? तो अगर मैं टोटल एरिया कैलकुलेट करूं सो इट विल बी एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस m-1 इंटू एरिया ऑफ स्टील. सो एरिया ऑफ स्टील, पूरा एरिया कितना है कंक्रीट का हमारा? b इंटू डी. सो ओवरऑल एरिया इज इक्वल टू b इंटू डी. m-1 एरिया ऑफ स्टील. अब क्या किया हमने? अब हमने इसका मोमेंट ऑफ एरिया निकाला. तो अगर मोमेंट ऑफ एरिया निकाले तो हम बोलेंगे a इक्वलेंट इंटू एक्स बार इज इक्वल टू b इंटू डी. तो पूरा जो कंक्रीट आपने कंसिडर कर रखा है इसका मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इंटू डी बाई टू. m-1 एरिया ऑफ स्टील, इसका मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स बार की वैल्यू निकल के आ गई. सो वैल्यू ऑफ एक्स बार कैन बी कंप्यूटेड. तो भैया एक्स बार की वैल्यू निकाल ली हमने. अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई होके आ रहा है क्या? सो बी डी क्यूब बाय 2 बना, नीचे बी डी बना. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो हमारी सी जी निकल के आ गई. दिस इज दी सी जी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं इसका? हाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी कंप्यूटेड?
न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो ये सेक्शन उठाया, जैसे सेक्शन, ये हमारा एक्स बार है, नीचे एक्स बार लिखा हुआ है, तो ये डी माइनस एक्स बार हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट बेस, तो बी डी क्यूब बाय 3, डी की जगह आएगा डी माइनस एक्स बार, नीचे वाले सेक्शन का निकाला बी डी क्यूब बाय 3 प्लस ए वाई स्क्वायर, प्लस ए वाई स्क्वायर। तो एक्स बार है और ये एक्स है, ए कितना है हमारा एम माइनस वन ए एस, और ये जो इक्वलेंट कंक्रीट का एरिया है इसकी दूरी न्यूट्रल एक्सिस से, तो उसकी दूरी निकाली न्यूट्रल एक्सिस से, सो एक्स बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सवाल भी आया हुआ है। A concrete beam of rectangular cross section of 200 mm into 400 mm is pre-stressed with a force of 400 kilonewton at an eccentricity of 100 mm. So a concrete beam of rectangular cross section 200 mm by 400 mm is pre-stressed with a force of 400 kilonewton at an eccentricity of 100 mm. Maximum compressive stress in the concrete. ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालो भैया। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पर निकल के आएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख देता हूँ। इस प्री स्ट्रेस विद एन फोर्स ऑफ eccentricity 100 mm। देखो, तो स्ट्रेस एट द टॉप P बाय ए माइनस पी ई बाय टॉप बाय आई, ये ना देखो ये वैल्यू लिखी हुई ना, बाय टॉप बाय आई प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लाइव लोड के जैसे दे ही नहीं रखा, डेड लोड लाइव लोड की वजह से तो दे ही नहीं रखा, तो वो निकालेंगे भी नहीं हम। तो ये तो भैया टेंसाइल आ गया, ये कंप्रेसिव निकल के आएगा, बॉटम पे आएगा कंप्रेसिव, बॉटम पे कंप्रेसिव निकालो। 400 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, एरिया 200 इंटू 400 प्लस 400 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ इंटू एसेंट्रिसिटी 100 mm बाय टॉप 200 mm बाय आई, बी डी क्यूब बाय 12। चलो कैलकुलेशन करते हैं। सो 1000 बाय 200 5 प्लस 200 कट गया, ये 400 कटा, ये आ गया स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, 400 का स्क्वायर आया, 400 का स्क्वायर आया, इसमें से एक को काटा 1000, ये आया 5, अब 400 बचा हुआ है नीचे, ये हमने 0 बराबर कर दिया इसका, 0 बराबर कर दिया इसका। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारी 3, ये ऊपर चला जाएगा 3, सो दिस 3 कंट्रोल Z, 3 वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो अगर 3 वैल्यू ऊपर चली जाती है तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, नहीं पहली चीज़ 5 नहीं है ना, ये 400 है तो 2.5 है, सो 2.5, सो 2.5 इंटू 3 वैल्यू आता है 5 प्लस 7.5, सो 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट, बॉटम मोस्ट फाइबर में आएगी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आगे है हमारी एनालिसिस ऑफ द प्री स्ट्रेस, तो एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेस एट वेरियस स्टेजेस, ये फिर कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, दिस विल डिस्कस इन द टुमारोज क्लास।
आज के लिए इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट फॉर टुडे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।